लोगों ने जो क्लॉक वाला कंसेप्ट रहता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर में, उस पर बातचीत की थी। उस चैप्टर से हमने उस कंसेप्ट से हमने ये सीख लिया था कि किस तरीके से अगर टाइम का वेरिएशन आपको दिया जाए तो उस टाइम के वेरिएशन का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोगों को अगेन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का ही एक टॉपिक लेना है, बट ऑब्वियस है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के टॉपिक में आप आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक कर क्या लिया, पहले दिन हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने आप लोगों का लेंथ ऑफ द आर्क, सेक्टर ऑफ द आर्क, फिर तीसरे में कंसेप्ट ऑफ द क्लॉक लिया है। अभी जो चौथा पार्ट है हम लोगों का इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ, वो पार्ट है आप लोगों का सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। राइट, हम लोगों को भी जो आज जो टॉपिक सीखना है वो क्या सीखना है, सेगमेंट पढ़ना है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल वाला क्या कंसेप्ट है, कैसे काम चलेगा, क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ये बात देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेगमेंट। इस सेगमेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये वैसे हमारा आखिरी कंसेप्ट है जो हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोगों को किस में मूव कर जाना है, जो आप लोगों के प्लेन वाले जो सवाल होते हैं, बहुत सारे सरफेसेस को ज्वाइन कर करके जो सवाल क्रिएट किए जाते हैं, उस टाइप के 2 डायमेंशनल सरफेस ऑफ द प्लेन वाले सवाल, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन वाले सवाल वो करेंगे। बट फिलहाल अभी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल पे फोकस करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं सेगमेंट का मतलब क्या है। तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक बात समझते हैं कि ये वाली चीज़ आप लोगों के पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा, ये सर्कल का क्या है, आपका सेंटर है, ओके। अब मान लेते हैं मैंने एक काम किया, एक कॉर्ड बनाई। आई होप सो कि कॉर्ड का मतलब समझना है। लेट्स इमेजिन यहाँ पे अपन इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, इस ए और बी को आपने ज्वाइन किया, देन दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्ड। ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, कॉर्ड, ओके। ये क्या नाम है इसका, ऑरेंज कलर का, दिस पार्ट इज विल बी नोन एज कॉर्ड। अच्छा, अब ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये देखो, ये क्या ये कॉर्ड है क्या, ये ग्रीन कलर का पार्ट नहीं। लास्ट क्लास में हमने सीखा है इस ग्रीन कलर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर्क, बराबर। ये वाली पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की क्या है, आर्क है। तो अब तुम ये देखो कि आर्क और कॉर्ड इन दोनों के बीच में जो ये पर्टिकुलर रीजन है, इन दोनों के बीच में जो ये पर्टिकुलर पिंक कलर की जगह है, ये एरिया जो है कॉर्ड और आर्क के बीच का, ये पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज सेगमेंट। इस पिंक कलर के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। यानी कि सेगमेंट सर्कल का ही एक एरिया होता है, लेकिन किस चीज़ का एरिया, एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन, ठीक है, एंक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड क्या कहते हैं आप लोगों का आर्क, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेगमेंट कहा जाता है। तो सेगमेंट होता क्या है वो समझ में आ रही बात, ओके। अब एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, देखो, अगर मैं इस येलो या ऑरेंज वॉट एवर द कलर है, इसे अगर मैं कॉर्ड कहती हूँ और नीचे वाले को अगर मैं आर्क कहती हूँ, तो तुम तो जानते ही हो कि दिस आर्क इज माइनर आर्क। तो अभी क्या जो ऊपर वाली जगह है, या ये जो ऊपर वाला एरिया है, क्या या जो ये ऊपर वाली जो बाउंड्री, क्या इसको आर्क नहीं कहेंगे, इसको भी तो आर्क कहेंगे। लेकिन ये वाला कौन सा आर्क होगा, ये आपका मेजर आर्क होगा। तो क्या सिर्फ माइनर आर्क और क्या सिर्फ कॉर्ड के बीच की ही जगह को आर्क सेगमेंट कहा जाता है, क्या नहीं। ये जो आप लोगों के ऊपर की जगह है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया भी आप लोगों का क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। दिस प्लेस विल ऑल्सो नोन एज वॉट, आपका आर्क, एंड दिस एरिया विल बी नोन एज सेगमेंट। तो अगर आपने सर्कल में एक कॉर्ड क्रिएट की है, तो उस कॉर्ड की वजह से हमेशा 2 टाइप की सेगमेंट्स बनती हैं। एक बनती है आपकी माइनर सेगमेंट, और ये आप लोगों का क्रिएट हुआ, दिस विल नोन एज व्हाट, आप लोगों का मेजर सेगमेंट। जैसे माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो वैसे ही क्या होता है आप लोगों का मेजर सेगमेंट और साथ ही साथ में माइनर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी दिमाग अपने बात में रखना कि जो सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल की बात कर रही हूँ, एक आप लोगों का जो कंप्लीट सर्कल होता है, वो कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होगा, वो जो कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू, अभी मैं सेगमेंट की बात कर रही हूँ, मैं सेक्टर्स की बात ही नहीं कर रही,
नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर लोगे कि नहीं नहीं आपने तो एक बार सेक्टर भी पढ़ाया था ना। तो हाँ पढ़ाया था, बात गई रात गई बात गई, पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेगमेंट के बारे में। तो सर्कल में दो पार्ट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट और दूसरा कौन सा होता है आप लोगों का मेजर सेगमेंट, बराबर है। एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है आप लोगों का मेजर सेगमेंट। तो जो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा और जो आप लोगों के मेजर सेगमेंट का एरिया होगा, इन दोनों एरिया को अगर आप आपस में ऐड करोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल का क्या बनेगा, एरिया क्रिएट होगा। किसका एरिया बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल का एरिया बनेगा। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। निकालते कैसे हैं सेगमेंट को ये हम सीखेंगे, बट कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि पहले तो सेगमेंट कहते किसको है। अच्छा, अब एक और लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सेगमेंट का एरिया और सेक्टर के एरिया में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इसी बाजू के डायग्राम से समझते हैं। देखो, आपने अज्यूम किया कि आप लोगों के पास एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। बाजू वाले सर्कल में भी मैंने ये आप लोगों का क्या लिया हुआ था, एक क्या कहते हैं उसे, सेंटर लिया था। यहाँ पे भी हम एक सेंटर ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, सरकमफरेंस पे दो पॉइंट्स लिए थे ए एंड बी। यहाँ पे भी मैं सरकमफरेंस पे दो पॉइंट ले लेती हूँ, ये ए और ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो। कहाँ से, एकदम ऐसा सीधा सीधा जोड़ने का है नहीं, इस सेंटर ए को सेंटर बी से, सॉरी इस पॉइंट ए को इस पॉइंट बी से आप डायरेक्ट मत जोड़ो, ठीक है, उनको सेंटर के वाया जोड़ो। ये ऐसे और ये ऐसे, बराबर है। अच्छा, तो यानी कि क्या इस वाले डायग्राम में ए और बी आपस में डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, नहीं, दे आर कनेक्टेड वाया ओ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक ब्रिज बन चुका है ए और बी के बीच में। तो अब ये जो एरिया है, नाउ दिस एरिया विल बी नोन एज व्हाट, सेक्टर। अब इसे क्या कहेंगे हम, सेक्टर। और अगर इसी ए और बी को, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये सर्कल है, तो मुझे पता होना चाहिए ना, डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। नहीं तो पूरी 10th क्लास हो जाती है, ये नहीं पता होता सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अब यहाँ पर देखो, ये वाली चीज़ आप लोगों का ए है, ये वाली चीज़ आप लोगों का बी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इस ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन कर देती हूँ, डायरेक्ट एकदम, ये एकदम सीधे, कोई सेंटर का रोल नहीं, सेंटर होगा कहीं ऊपर, हमने ध्यान ही नहीं दिया सेंटर की तरफ। तो अब जो ये एरिया इंक्लोज हुआ है ना, दिस इंक्लोज एरिया इज नाउ नोन एज सेगमेंट। तो व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज सेक्टर, आई थिंक अब वाली चीज़ क्लियर है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। तो ये सेगमेंट है और ये वाली चीज़ आप लोगों का क्या है, सेक्टर है। दिस इज सेगमेंट एंड दिस इज सेक्टर, ठीक है, ओके। तो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब क्या सेगमेंट को निकालने का कोई फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम लोग सेगमेंट निकाल सकें? तो हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूले की नीड ही नहीं है, सिंपल सादा सा कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट को अब यहाँ पे सीखना है। देखो कंसेप्ट क्या है, वही है जो मैंने ऊपर सेगमेंट और सेक्टर के बीच में डिफरेंस बताया ना, उसी सेम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपके पास एक सर्कल बन गया, ये हमने एक सर्कल बना लिया। 2 मिनट, इस सर्कल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है, ये सर्कल आ गया। अच्छा, अब देखो सर्कल में क्या होगा, सेंटर है, बनाओ जरा, ये लो, ये मैंने एक सेंटर बनाया। कहीं भी सरकमफरेंस पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स इमेजिन कि एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मुझे सेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है मुझे, सेक्टर। ध्यान से सुनना, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर, नॉट सेगमेंट, ठीक है। मुझे क्या ड्रॉ करना है, सेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ करिए, कैसे ड्रॉ करेंगे आप सेक्टर को। आपने क्या किया, वो जो सेंटर ओ था, उस सेंटर ओ से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये वाली चीज़ आप लोगों की यहाँ पे ज्वाइन हो गई, ये ऐसे ज्वाइन हो गया। तो ये जो एरिया बना बीच में, ये जो एरिया क्रिएट हुआ, दिस एरिया इज नोन एज व्हाट, सेक्टर। ये एरिया क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर कहलाएगा। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसी पूरी की पूरी प्रोसेस में आप एक काम करो, एक और चीज़ करो, मेरा यहाँ पे सेगमेंट भी ड्रॉ कर दो। मैंने तुमसे बोला कि जाओ सेगमेंट भी ड्रॉ कर लो, तो तुम क्या सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे? हाँ, अभी ऊपर सिखाएं सेगमेंट ड्रॉ करना, क्यों नहीं कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तुम कैसे करोगे अभी सेगमेंट ड्रॉ? सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए ए और बी जो पॉइंट हैं, उन्हें आपस में आप डायरेक्टली क्या कर दो, आप आपस में डायरेक्टली उन्हें क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ए और बी को आपस में आप क्या कर दो, डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। जब ए और बी को आपस में डायरेक्टली आप ज्वाइन कर दोगे
तो वो जो नीचे का, उसके नीचे का जो पार्ट क्रिएट होगा, दैट पार्ट विल बी नोन एज व्हाट, सेगमेंट। मतलब सेगमेंट हम किसको कहेंगे, इस क्रॉस वाले एरिया को, इस जगह को हम लोग सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या ये बात दिमाग में जा रही है? इस क्रॉस वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। तो इससे क्या समझ में आया कि वो जो पिंक कलर का सेक्टर, पिंक कलर मतलब सेक्टर, पिंक कलर मतलब सेक्टर, जहां जहां मैंने इस तरीके का पिंक कलर ड्रॉ किया है, दिस पिंक कलर मीन्स व्हाट, दिस पिंक कलर मीन्स व्हाट, दिस कंप्लीट पिंक कलर मीन्स व्हाट, दिस पिंक कलर मीन्स आप लोगों का सेक्टर। ठीक है, और अगर जहां मैंने ये ड्रॉ किया है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, और उसके बाद ये जो बीच में से पिंक कलर फिल है, और इसी पिंक कलर के इसमें हम लोगों ने ऐसी वाइट 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 लाइनिंग्स बना दी हैं, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, सेगमेंट, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, सेगमेंट। और यहाँ पे ऊपर से डॉट 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 में मार्क कर देती हूँ। ये देखने में बताओ क्या दिख रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल, दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल। तो यानी कि इससे ये समझ में आया कि ये वाला जो पार्ट है ये कुछ और नहीं बल्कि कौन है, ट्रायंगल है। ये क्या है, आपका ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमको तीन चीज़ें दिख रही हैं। सेक्टर तो दिख ही रहा था, अभी तक तो काम सेक्टर में ही करते आ रहे हो ना, कुछ नया तो मैंने सिखाया नहीं, तो काम सेक्टर में करते ही आ रहे हो। अब यहाँ पे आपको दो नई चीज़ दिख गई, एक दिख गया सेगमेंट, एक दिख गया आपको ट्रायंगल, एक दिख गया सेगमेंट, एक दिख गया आपको ट्रायंगल। तो इससे क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये कंप्लीट एक सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का जो एक कंप्लीट सेक्टर है, ये कंप्लीट सेक्टर दो चीज़ों को मिला के बन रहा है। ये सेक्टर के दो पार्ट्स हो रहे हैं, नीचे वाला पार्ट इज नोन एज व्हाट, सेगमेंट, और ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज व्हाट, ट्रायंगल। मतलब सेक्टर नामक एक बिल्डिंग, उस सेक्टर नामक बिल्डिंग में दो फ्लोर है। ऊपर वाला फ्लोर किसका, ऊपर वाला फ्लोर आप लोगों के ट्रायंगल का, नीचे वाला फ्लोर बोलो किसका, नीचे वाला फ्लोर सेगमेंट का। तो क्या ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल और आप लोगों के एरिया ऑफ सेगमेंट को दोनों को ऐड करके बनेगा। डू यू एग्री? तो ऑब्वियस है, इसमें एग्री नहीं करने लायक जैसी कोई बात ही नहीं है, ये तो समझ में आ रही है हम लोगों को चीज़ें। अच्छा, क्या तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आता है? वी विल से यस, हमें आता है। वी नो, हमें ये वाली चीज़ आती है। आता है कि नहीं आता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, याद आया? पढ़ाए थे अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, कल तक इसकी कॉपी चेकिंग कराए हो, बराबर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट रहना चाहिए, ये चीज़ हम लोगों ने की है, बराबर, ये वाली चीज़ हम लोगों ने की है। ओके, तो ये वाली चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे? फ्रॉम फॉर्मूला, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला है क्या? वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, आप लोग बट उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ना वाली चीज़ डायरेक्टली यूज़ करने के लिए कहीं नहीं जाती है। अदरवाइज जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके इसमें तो ये फॉर्मूला उनकी बुक में डिराइव करके भी दिखाया गया है। हाउ, मैं करके दिखाऊंगी तो मैं डायरेक्टली वो कैसे डिराइव करते हैं, और उन लोग डायरेक्टली उस फॉर्मूले को फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पूरी स्टेप्स फॉलो कर लेने के बाद भी पता है कई बार लोगों से आंसर नहीं आता है, तो मैं वो फॉर्मूला दे दूंगी ताकि तुम अपने पेपर में तो पूरी स्टेप्स के साथ फॉर्मूला निकालो, बट जब तुम्हें खुद को वेरीफाई करना रहे कि यार मेरा निकाला हुआ फॉर्मूला सही है नहीं सही है, कुछ पता नहीं है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, तो आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो विल कैलकुलेट, इस वाली चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट, विल डू कैलकुलेशन, हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब एरिया और सेगमेंट के लिए नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही बेचारे के लिए हमारे पास कोई कैलकुलेशन करने का कोई तरीका है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं। और कभी भी किसी ने अगर तुमसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ लिया तो तुम बोलोगे रुक भाई, मैं एक काम करता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ, उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप लोगों का एरिया और सेगमेंट आ जाएगा। बस यहीं पे आपका एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, यानी कि सेगमेंट के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ये फॉर्मूला तब कैसे इसका मतलब एरिया निकालोगे, एक ही तरीका है इसका एरिया निकालने का, वो ये कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें सेक्टर निकालो, उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दो। वही काम मैं अभी तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने माइनस करना है या किस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले अगर हम लोग एक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट अगर होते, वैसे स्टेट बोर्ड नहीं बोलना चाहिए, अगर एनसीईआरटी के अलावा अगर हम किसी दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट होते
तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते। तो वो फॉर्मूला आता कैसे? अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हाफ आप लोगों का आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, याद रखना, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करना, यू कैन यूज़ फॉर वेरिफिकेशन, यू कैन यूज़ फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। आप यहाँ पे क्या करना, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, और उसके अलावा ये एक बात मेरी एक और याद रखना, लेट से तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कल को तुम्हारा पेपर छूटने वाला है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर छूटने वाला है तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं है कि पूरी वो लॉन्ग मेथड आप यूज़ करो और उस लॉन्ग मेथड को आप यूज़ करके पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करो, तो इन दैट केस आप जल्दी से वाले फॉर्मूले से एरिया निकाल के आगे बढ़ जाना, है ना। टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत सलत निकाल रहे हो, उससे बेटर है कि फॉर्मूला यूज़ करो। ज़्यादा से आपके आधे मार्क्स कटेंगे और कोई टीचर नहीं काटेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो 12th स्टैंडर्ड के या 11th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट से आया है। छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी चीज़ है। बल्कि मैं अगर तुम्हें बोलूँगी ना कि ये फॉर्मूला अपनी टीचर को सिखा दो तुम, तो तुम भी सिखा सकते हो एकदम तेज़ी से कि देखो मैडम इसका एक्सप्लेनेशन ये है। इवन लास्ट ईयर वालों को तो मैंने ऐसे बताया था कि इस फॉर्मूले को यूज़ करना हो ना तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ऊपर लिख देना, टीचर फुल मार्क्स देंगी। देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कुछ गलत चीज़ तो ना सीख रहे हैं, सही चीज़ सीख रहे हैं। चलो पहले समझते हैं कि ये चीज़ क्या है, पहले ध्यान देते हैं। पहले तो देखो थीटा क्या है। थीटा के बारे में तुम लोग जान ही चुके हो, सेंट्रल एंगल, है ना। थीटा मतलब क्या होता है? सेंट्रल एंगल। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला ही थीटा ये है। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं। काम करना कैसे? अगर ये चीज़ हम लोगों को स्कूल पेपर में आई तो स्कूल पेपर में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, ये चीज़ कैसे आई, हाउ, इसका हाउ वीडियो के एंडिंग में मैं ये चीज़ बता दूंगी, अभी रिक्वायर्ड नहीं है इस वजह से। लेकिन अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आया, ये आपको क्वेश्चन आया, ये आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल में ए से लेकर बी ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड में यहाँ पे वाई पॉइंट दे दिया हमने, यहाँ सेंटर से इसको ओ पॉइंट से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो पहचानो ट्रायंगल है, सेक्टर है कि सेगमेंट है, तो समझ में आ जाना चाहिए कॉर्ड और आर क्या है, मतलब ये सेगमेंट का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है इसी को तो सेंट्रल एंगल कहते हैं ना, जो सेंटर पे डिस्क्राइब होता है। ये एंगल ए ओ बी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 120 डिग्री। पाई की वैल्यू यूज़ करनी है कितनी, 22/7। तो देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सीधा फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन 360 इंटू में कितना, पाई आर स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं होती इसको यूज़ करने में। तो आपने थीटा की वैल्यू डाल दी 120 और नीचे में 360 और इधर में पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 इंटू 21। तो ये 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ये 0 और 0 गया, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, ये गए कैलकुलेशन। अच्छा, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा 22 इंटू 21। अब 22 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 440 होता है। तो ऑब्वियस है कि मेरा आंसर 440 से ऊपर का ही आना है और सिर्फ एक बढ़ाना है, यानी कि 440 में ऐड कर देते हैं उसको लगभग, तो आ जाएगा 462 जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आया। बट एरिया ऑफ सेक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर के साथ साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी चाहिए। बट मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालूं? ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ क्या? तो तुम मैं बोलोगे यूज़ कर लो मैडम। तो अभी तुम में से कई लोगों ने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, तो साइन 120 पढ़ा है क्या तुमने 9th के स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में? हम चाहे तो सिखा सकती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 120 निकालना, साइन 90 + 30 कर देंगे, साइन 90 + थीटा वाला कंसेप्ट सिखाया जा सकता है, बट वो नहीं सिखा रही मैं। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी को अगर मेरे को फॉलो करना है और मेरे को ये एनसीईआरटी ने ये ट्रायंगल बना के दिया है, तो इस ट्रायंगल का मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगी, हाउ आई विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जब मुझे पता है कि रेडियस 21 है। रेडियस क्या होता है? ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, है ना। तो ये रेडियस आपको दिया हुआ है और ये कंप्लीट थीटा आपको कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। कैसे निकालें? तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ओ पॉइंट से, ठीक है, इस ओ पॉइंट से इस कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा जब भी आपको एरिया ऑफ दैट क्या कहते हैं ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है। जो नाम देना चाहते हो दे दो, लेट से मैंने पी नाम दे दिया। तो यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है। अब तुम में से कई लोगों की आदत होती है बिना कोई स्टेटमेंट लिखे लिखे आगे बढ़ जाने का, ऐसा नहीं करना।
तो ये चीज़ क्या होगी आप लोगों का, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, बराबर किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कॉर्ड ए बी के ड्रॉ करना है। ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में सर्कल्स पढ़ा है, तो सर्कल्स या फिर ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है, राइट, ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़े हो। तो ट्राइंगल्स चैप्टर में आपको इतना तो पता है कि अगर मेरे पास ये 2 ट्राइंगल है, ये पहला ट्राइंगल इधर का, ये मैंने ले लिया आप लोगों का पहला ट्राइंगल, ये हो गया पहला ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया पहला ट्राइंगल, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का दूसरा ट्राइंगल, ये हो गया आप लोगों का दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल्स आप लोगों के पास हैं, ये 2 ट्राइंगल्स आप लोगों के पास हैं, पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, ओके। तो अभी जो पहला ट्राइंगल है पिंक कलर का, ये पिंक कलर के ट्राइंगल को और मुझको ब्लू कलर के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करना है। मैं को बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी, 9th स्टैंडर्ड की चीज़ बता रही हूँ, कुछ ज़्यादा कठिन काम नहीं। इन ट्राइंगल ओ बी पी और आप लोगों का इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए पी, क्या है, एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, एक कॉमन साइड है, हाइपोटेनियस दोनों की सेम है। तो जिन लोगों को 9th स्टैंडर्ड की कॉन्ग्रुएंसी आती है उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर, उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी जल्दी वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको प्रूफ कर देंगे। अब जिनको 9th स्टैंडर्ड की कॉन्ग्रुएंसी ही नहीं आती, ऐसी आ गए हो बस 10th स्टैंडर्ड में, तो ऐसे में थोड़ा सा बात भेजे में जाएगी नहीं, बट उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 9th स्टैंडर्ड तो पढ़ाया नहीं जा सकता ना, कोशिश कर रही हूँ कि पूरी स्टेटमेंट्स के साथ लिखो ताकि तुम्हारे दिमाग में जाए। अच्छा, ये हाइपोटेनियस हो गया, अच्छा, और एक कॉमन साइड हो गई ओपी वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का सेग ओपी, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किस चीज़ के, आपके सेग ओपी के। दिस इज योर व्हाट, कॉमन साइड, ये कौन है आप लोगों की कॉमन साइड है। तो देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल ओ बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ ए पी के, कौन से टेस्ट से, RHS टेस्ट से। अब इसमें भी कई महान लोग इसको SAS लगा देंगे, अब जो महान अभी लोग इसको SAS लगा रहे हैं, थोड़ा सा 9th क्लास जाके पढ़ो वापस से, तो समझ में आएगा कि SAS यहाँ क्यों नहीं लग रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये और ये, यानी कि ये BP और आप लोगों का ये AP, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, देयरफॉर सेग BP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग आप लोगों का AP, लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, इसका रीज़न देंगे C क्या लिखते हो तुम लोग, CPCT, क्या लिखते हो, CPCT। तो अब अगर BP और AP इक्वल है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों का पॉइंट P एक मिड पॉइंट है, देयरफॉर पॉइंट P, ठीक है, आप लोगों का जो पॉइंट P है वो क्या है, आप लोगों का मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वो मिड पॉइंट है किसका है, AB का। हाँ ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हो कि लिख सकते हो, हाँ हाँ लिख सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आगे और कहानी बताओ। अब अभी हुआ क्या, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, ये मैंने इसको मिड पॉइंट कहा है लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको मिड पॉइंट हमने क्यों प्रूफ किया, ट्राइंगल निकालना ही सबसे मेजर पार्ट, ट्राइंगल का एरिया निकालना ही सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है आप लोगों के इस पूरे क्वेश्चन का। चलो अब क्या करें, या करते हैं काम, देखो अब ये जो आपने थीटा आपका जो टोटल 120 डिग्री का था, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये थीटा 120 डिग्री का था, बीच में से वो लाइन बनाने की वजह से ये वाला थीटा आप लोगों का 60 डिग्री का हो गया है, और ये वाला थीटा भी आप लोगों का कितने डिग्री का हो गया है, 60 डिग्री का हो गया। दोनों थीटा मतलब थीटा का आधा आधा टुकड़ा हो गया, ठीक है। अभी इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल छोटा सा कंसिडर कर लो, लेट्स से मैंने ये छोटा सा ट्राइंगल कंसिडर किया, ये छोटा सा ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया, दिस इज योर पॉइंट O, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट B, दिस एंगल इज ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे आ गया 21, ठीक है, यहाँ पे आ गया 21। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट OP एज वेल एज BP। तो अभी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े हो उस ट्रिग्नोमेट्री से भगवान ने इतनी अक्ल तो दी होगी कि एक काम करते हैं, यहाँ पे cos 60 अप्लाई करते हैं, cos 60 लगाओ, तो cos 60 क्या हो जाएगा, OP, मतलब cos 60 का मतलब होता है एडजेसेंट, जो भी थीटा है उस थीटा के बाजू वाली साइड, अपॉन में कितना आता है, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है cos। तो एडजेसेंट आपको कितनी दी हुई है नहीं पता, OP तो दिया ही नहीं है, हाइपोटेनियस कितने की है, 21 की है, और cos 60 कितना होता है 1/2,
कि √3/2? बताओ। तो ये होता है आप लोगों का 1/2। तो यहाँ से OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2। OP की वैल्यू कितनी आ गई? 21/2। अब अपने फिगर को देखो, OP क्या है? OP एक तरीके से उस ट्राइंगल की हाइट है। तो देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हो कि आप लोगों के पास जो हाइट ऑफ द ट्राइंगल होता है, वो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है? 21/2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल 21/2। अच्छा, अब मुझे बीपी कैलकुलेट करना है, क्योंकि बीपी थीटा के सामने वाली साइड है, अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, वो अपोजिट साइड है थीटा की। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? साइन 60 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि साइन हो जाता है आपका अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपोजिट यानी कि कौन? अपोजिट यानी कि बीपी, हाइपोटेनियस यानी कि क्या? 21, और साइन 60 मतलब √3/2। तो ये देयरफॉर यहाँ से बीपी कितना आया है आपका? 21 √3/2। लेकिन अभी ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने, मैंने बीपी निकाला है, तो जैसे मैंने ओपी निकाला था तो मैंने उसको हाइट कहा। तो बीपी को गधेड़ो बेस मत कह देना, क्योंकि बीपी इज नॉट अ बेस। बी से लेके पूरे ए तक को हम बेस कहते हैं, इस पूरे के पूरे बीए को बेस कहते हैं। दिस बीए इज नोन एज बेस। देखो इस ट्राइंगल में ये पूरा का पूरा बीए उस ट्राइंगल का क्या है? बेस है। तो मुझे बीपी नहीं चाहिए, मुझे बीए चाहिए। तो बीए कैसे निकालेंगे? बीए आपके बीपी का डबल होगा। ठीक है, बीए आपके बीपी का डबल होगा। तुमको कैसे पता कि डबल होगा? वो इस तरीके से पता है क्योंकि हमने पॉइंट पी को मिड पॉइंट प्रूफ किया है। तुम अब समझे मिड पॉइंट प्रूफ करने की अहमियत क्या थी? मिड पॉइंट प्रूफ करने से ये फायदा हुआ कि आपने जो भी बीपी की वैल्यू कैलकुलेट की है आप उसका डबल कर सकते हो। तो बीपी की वैल्यू कितनी है? 21 √3/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और 2 गया, तो यहाँ से बीए कितना निकल के आ गया? 21 √3 सेंटीमीटर। अब ये बीए कोई और नहीं बल्कि आप लोगों का जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का क्या है? ये बेस है। तो बेस ऑफ द ट्राइंगल यहाँ से कितना आ गया? 21 √3 सेंटीमीटर। मुझे ट्राइंगल की हाइट पता है, ठीक है, मुझे ट्राइंगल का बेस पता है। तो इस ट्राइंगल OAB का हम लोग एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस की वैल्यू कितनी आई है? बेस की वैल्यू 21 इंटू √3 आई है। हाइट की वैल्यू कितनी आई है? हाइट की वैल्यू 21/2 आई है। कर लो कैलकुलेशन, 21 इंटू 21 441। ठीक है, 2 इंटू 2 4, और 1 √3 वैसे का वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू लगे तो तुम डाल देना, अगर डालना चाहो तो। नहीं डालना चाहो तो चलेगा, हम लोग उसको आगे निकाल लेंगे आंसर। बट आज मुझसे जब कॉपी चेकिंग कराओगे तो डाल के दिखाओगे। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। 1 मिनट। अब अगर तुमसे किसी ने पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करो, तो कर दो एरिया सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर जो भी होगा, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो देखो 441 √3/4 है, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर जो स्टार्टिंग में निकाल के बैठे थे हम लोग 462। ठीक है, 462। तो यहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर दो, ये आ गया 462। कहाँ से आई ये वैल्यूज? फ्रॉम 2 and 3। इक्वेशन नंबर लिखना ताकि टीचर को पता चलना चाहिए कि लड़का लड़की समझदार है। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। अब क्या इतने में ही गधे समान आंसर छोड़ेंगे? नहीं, जितना कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकालो। तो डिनोमिनेटर में से अपन ने क्या मतलब कुछ निकल रहा है क्या? नहीं, रहने दो, जान दो, छोड़ दो इतना। लगे तो पॉइंट की वैल्यू निकालो, पॉइंट में √3 की वैल्यू डालो। √3 की वैल्यू क्या डालेंगे? 1.732। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, आंसर समाप्त। तो ऐसा है ये सवाल। देखा, इसमें आपको क्या है? इतना लंबा, सबसे बड़ा काम है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और सब क्वेश्चन में इतना पार्ट तो देखो सेम ही रहेगा। जब भी आप सेगमेंट वाले सवाल करोगे यहाँ से लेके इतना पार्ट तो देखो सेम ही रहेगा, क्योंकि हर बार आपको क्या करना है? दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसको मिड पॉइंट प्रूफ करना है, और एक बार कॉस थीटा लगाना पड़ेगा और एक बार साइन थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाइट मिल जाएगी, बेस मिल जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकालो, फिर तो काम कर ही सकते हो। ये होता है इस तरीके से काम करना, ये होता है इस तरीके से काम करना। मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ इसमें होगी। चलो एक बार मैं पॉइंट में भी तुमको आंसर बता देती हूँ कि कितना होगा। पॉइंट में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 462। ठीक है, 462
-441 इंटू √3 यानी कि 1.732 अपॉन में 4। कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। अब उम्मीद करते हैं ऐड ना आ जाए। चलो धन्य नहीं आया। 441 441 मल्टीप्लाई बाय 1.732 जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 4, ये आंसर आया। इस आंसर को माइनस करेंगे हम 441 से, तो -250.047, बट मैंने उल्टा लिखा था तो माइनस हट जाएगा, तो आंसर विल बी 250.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आया आपका। ये आंसर आया एरिया ऑफ किसका, सेगमेंट का। किसका आया, एरिया ऑफ सेगमेंट का। बट अब पेपर में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बाद अब आपको डाउट हो रहा है कि मैंने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया है, क्या मेरा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल सही है भी कि नहीं है, ये डाउट आ रहा है। ठीक है, ये डाउट आ रहा है कि मेरा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैं कैलकुलेट किया हूँ, ठीक है, वो वैल्यू मेरी सही भी है कि नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फ्रॉम फार्मूला, जरा फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं कि दोनों एरिया सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। रेडियस 21 है, 21 का स्क्वायर कर दो, साइन थीटा यानी कि साइन 120 डिग्री। अगर तुम में से किसी ने स्कूल में अभी ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम्हें पता होगा साइन 120 तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फिर क्या करें, तो थोड़ा सा ना भी ये जीके फैक्ट याद कर लो। 11th स्टैंडर्ड में तो ये पढ़ना ही पड़ता है। साइन 120 डिग्री इज नथिंग बट इट इज़ √3/2। तो यहाँ पे आएगा √3/2 साइन 120 डिग्री की वैल्यू। तो यानी कि यहाँ से एरिया आ जाएगा आपका जो भी आना है, बस ख़त्म। तो इस तरीके से आपको काम करना है, चीज़ों को वेरीफाई करना है और चेक करना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने 4 कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर थोड़ी ना करना है, सॉरी, यहाँ तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 441 √3/4। देखो यही एरिया आया था कि नहीं आया था हमारा ऊपर भी, ये देखो कितना आसान है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर पेपर में टाइम कम बचा हो और टीचर पेपर कलेक्ट करने आने वाली हो या बहुत कम टाइम है व्हाटएवर, तो आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज़ करना। कम से कम इस फॉर्मूले को यूज़ करने से सेगमेंट तो निकाल लोगे, कम से कम पॉइंट में मल्टीप्लाई करके सेगमेंट का ये आंसर तो निकाल लोगे। अगर पेपर में ये कर ही नहीं पा रहे हो, भूल गए हो हाँ कि ऐसे करना था, कंफ्यूज हो गए हो, तो कम से कम कुछ तो मार्क्स, आधा मार्क ही कटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को थोड़ा गुस्सा रहा तुमसे तो 1 मार्क काट लेगी, बट कुछ तो मिलेगा। क्वेश्चन को छोड़ने से बेटर है, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ने से बेटर है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में डाउट आएगा, मैडम अगर मान लेते हैं हमारी टीचर ने आपको साइन 200 डिग्री दे दिया, तो 250 डिग्री दे दिया, तो साइन 199 डिग्री दे दिया, तो देखो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों को फिलहाल नहीं दी जाएंगी। ठीक है, बस अगर दी जाएंगी तो इन दोनों में से कोई टीचर दे सकती है। जो लोगों को याद रखनी पड़ेगी आपको कि साइन 120 यानी कि √3/2 और साइन 180 अगर दिया, जो कि देखे नहीं सीधा, तो वहाँ पे सीधा साइन 180 यानी कि समझ में आ रही है बात, साइन में आ रही है साइन 180 यानी कि, ठीक है, ये इस तरीके से। जैसे अभी यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको देखो, आपको फिगर दिया गया है, ये आपका फिगर है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AXB। इस शेडेड एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी सेक्टर का एरिया आया है। अच्छा एक और अच्छी बात, आपको इस सेक्टर के एरिया की वैल्यू तक दी हुई है, कितनी, 75.36। ये ना OAXB, O मतलब सेंटर और AXB मतलब आप लोगों की आर्क, तो आर्क और सेंटर के बीच की जगह यानी कि सेक्टर है ना। आर्क और सेंटर के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। और अगर वही आर्क और आप लोगों का क्या कहते हैं कॉर्ड आ जाए, तो उसकी जगह की उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, व्हाट वी सेड, सेगमेंट। ये डिफरेंस है। तो आपको सेक्टर पहले से दिया है, निकालना ही नहीं है, सिर्फ दिक्कत है ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया, OAB ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको यूज करना है। तो आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 2 और 144 कट जाएंगे 72। और साइन थीटा यानी कि साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल। इस कंप्लीट एंगल को लेने का जब भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो तो कंप्लीट एंगल लेना,
और जब आप इस तरीके से अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर एरिया निकालने जा रहे हो तो एंगल आधा कर देना, एंगल आधा कर देना, ठीक है, एंगल आधा कर देना। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो तो आधा अधूरा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 72, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 और काट देते हैं तो ये आ जाएगा 36। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 36 √3। √3 से लगे तो मल्टीप्लाई कर लो, करना अगर चाहो तो। वैसे पॉइंट में आंसर निकालना है। क्यों निकालना है हमको पॉइंट में आंसर? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी तो चीज पॉइंट में दी हुई है ना, तो 36 √3 चलो निकाल लेते हैं, एक मिनट। तो ये हो गया आपका 36 इंटू √3 यानी कि 1.732, कितना आ गया 62.35। हाँ कितना हो गया 62.352। ये हो गया एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल OAB। अब ये जो 62.352 आया है, इसमें से अगर किसी ने तुमसे बोला कि सेगमेंट का एरिया निकालो, दोनों को उठाओ, सीधे सीधे माइनस कर दो, माइनस करने वाला जॉब तुम्हारा है। तो अभी जब मुझे नोट्स कॉपी चेक कराओगे तो माइनस करके दिखाओगे, ठीक है, माइनस करके दिखाने का, डायरेक्ट 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 मत मार देना। समझ में आई बात? एकदम नहीं करना, एकदम नहीं मतलब एकदम नहीं। अब एक आखिरी चीज इस टॉपिक से रिलेटेड बताई जाती है और उसके बाद हम इस वीडियो को ओवर करते हैं। देखो ये आखिरी टॉपिक क्या है, आप लोगों के पास जस्ट इमेजिन, ठीक है, आप लोगों के पास जस्ट इमेजिन ये एक सर्कल है। इस सर्कल में हम लोगों ने क्या किया है, एक यहाँ ले लेते हैं सर्कल, ये मेरा सेंटर है। इस सेंटर से मैंने एक सीधी लाइन बना दी। तुमको तो पता है ये चीज, ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। ये तो जानते ही हो ना, बराबर, ये तो जानते ही हो। और इस पर्टिकुलर लाइन को, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। यानी कि अभी आपका सेंटर O और आपके वो सरकमफेरेंस पे वाले 2 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप लोगों के क्या है, क्या है बोलो, आप लोगों के कोलिनियर है। अब किसी ने आपको बोला कि ये जो ऊपर का ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, इस शेडेड एरिया का मतलब इस जगह का एरिया कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, यहाँ कंसेप्ट लगेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको आप एरिया ऑफ सेगमेंट भी बोल सकते हो, इसको आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी बोल सकते हो। मतलब सेमी सर्कल और एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ सेगमेंट दोनों ही सेम चीज़ें, खत्म, और कुछ नहीं। मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम इसमें अपन ने ट्राइंगल क्यों नहीं माइनस किया। क्योंकि ट्राइंगल तब माइनस करते हैं क्योंकि सेंटर A और B को ज्वाइन करने पे जब कोई ऐसी कर्व्ड वाली चीज़ बनती है, क्योंकि उसमें ट्राइंगल क्रिएट होता है। यहाँ तो कोई ट्राइंगल क्रिएट नहीं हुआ तो ट्राइंगल को माइनस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी ग्रुप में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले शेयर किए जाएंगे, 5 सवाल रहेंगे और उन 5 सवाल को पहले सॉल्व करोगे और उसके बाद आप लोगों का क्या कहते हैं, जो शीट ऑलरेडी शेयर्ड है, जो कल मैंने शीट शेयर करके रखी हुई है ना, उसको बाद में आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। पहले जो अभी ताज़ा मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, पहले उसको करोगे और उसके बाद इसको, ठीक है, उसके बाद अपनी शीट को। अभी हम लोगों ने ये चैप्टर कहने को तो हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, टॉपिक में सिखाती जा रही हूँ, बट द मेजर थिंग विल बी कि जब आप लोगों को बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे प्लेन्स के, तो उन कॉम्बिनेशन के दौरान आप किस तरीके से अपनी बुद्धि चलाते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अभी आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ उतने करना, शीट भी शेयर करूँगी, उस शीट के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करना। और कल संडे है तो कल ऑलरेडी तुम्हारे लिए होमवर्क शेयर कर दिया जाएगा, जिसके मैं आंसर्स मंडे को डिक्लेयर कर दूंगी, ताकि तुम घर पे बैठ के ज़्यादा सारा काम कर सको। और मंडे से हम लोग फिर पहले NCERT सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। मंडे से पहले हम NCERT की 12.1 और 12.2 शुरू करेंगे। जब 12.1 एंड 12.2 खत्म हो जाएगी तब हम लोग अपने नए टॉपिक एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में मूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा काम करने का। तो अगर कल किसी के पास बहुत वक्त है घर में तो NCERT पहले से सॉल्व करके रख लो, जैसे ही मंडे आएगा कॉपी चेकिंग कराना, एक सवाल भेजते जाना, फटाफट चेक कराते जाना है, बस इसी तरीके से। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर में जाएंगे। अभी बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि अभी कई लोगों ने अभी तक इनका ओरल ही प्रिपेयर नहीं हुआ है। थोड़ा जल्दी प्रिपेयर कर लो अपना ओरल, है ना। जितना जल्दी अपना ओरल वर्क प्रिपेयर करोगे उतने ही जल्दी क्या होगा, आप लोगों का काम आगे बढ़ेगा,
नहीं तो क्या हो जाएगा, चीज़ें बैठी रहेंगे अपन गधे समान, तो गधे वाला काम नहीं करना है। ठीक है, चलो ठीक है, इसका भी फिर ओवर करते हैं।